अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान ज़फ़र खान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स में हमेशा की तरह वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर है। जैसे कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है अपना एक सेलिब्रिटी गेस्ट लेके आते हैं जो अपनी स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर जो है अपना एक नाम रखता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो माशाल्लाह एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमें वो ज़रूर राज जानने हैं जो कि आप सबके जहनों में होंगे, बल्कि होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जी क्या फ़ेक है, क्या रियल है, क्या नहीं है, क्या आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे शायद। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेसलिंग। जी, रेसलिंग के हवाले से जो है हम आज अपने जिस गेस्ट को जो बुलाया है उनका नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अपने रेसलिंग के फील्ड के अंदर एक काफ़ी अरसे से जो है वो मुंसलिक हैं। अरबाब फ़हीम साहब जो कि PWF के अंदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन में, उनका एक निक नेम जो है पांडा के नाम से भी हम ये भी जानेंगे कि ये नाम क्यों रखा भाई, कोई और नाम रख लेते हैं। चलें हम आपको लेके चलते हैं और बाकी तफसीलात जानते हैं और बाकी मालूमात लेते हैं उनसे, अपने जो हमारे आज के गेस्ट हैं अरबाब फ़हीम साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया। वेलकम वेलकम। अच्छा फ़हीम, जैसा कि एक स्टार्ट में ही एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन आता है नाम का और आपने निक नेम चूज़ किया पांडा, व्हाई फॉर दैट? ये ऐसा है कि बहुत पहले मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उन लोगों ने स्लोली बिल्ड करते करते ये एक नाम रख दिया। और ये नाम ऐसा है कि मेरी जितना भी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, ये नहीं कि एक लॉबी है मेरी, एक लॉबी नहीं, जितनी भी लॉबीज़ हैं सब जगह यही चलता है। तो जब इतनी रिकग्निशन मिल गई थी इस नाम को, एसोसिएशन हो गई थी मेरे साथ, तो मैंने उसको आगे जोड़ दिया। तो क्यों नहीं, मैंने प्रोफेशनली लेवल पे भी इसको आगे ले आते हैं अब। अच्छा, तो क्या बुरा नहीं लगता था कि जब दोस्त छेड़ते थे पांडा के नाम से? नहीं, छेड़ा कभी भी नहीं, उन लोगों ने नाम रखा, मुझे अच्छा लगा, मैं रख लिया। अच्छा, उन्होंने रखा, आपने रख लिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट चांस कि मैं किसी के मुंह से सुन रहा हूँ कि दोस्त उसको छेड़ते हो किसी नाम से और वो उसको अच्छा लगे, दोस्तों का छेड़ना भी और प्लस उस नाम का अपनाना भी, और उस नाम को आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी लेके आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बोलते हैं ना, बुली जब होता है आपके साथ, आप एक्सेप्ट कर लो तो अगला चुप हो जाता है। बिल्कुल तो वही वाली बात है। अब वो बुली नहीं रहा, अब वो मेरा रिकग्निशन है मेरी, अब एक निकनेम बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, गुड फ़हीम। अच्छा, आप जो है रेसलिंग का, मैंने जहाँ तक आपके ऊपर रिसर्च की थी, थोड़ी सी वर्किंग की थी, तो मुझे पता चला कि आप तो काफ़ी सालों से जो है इससे मुंसलिक हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो क्यों वजह इस फील्ड को चूज़ करने की? इस फील्ड को चूज़ करने की वजह, सबसे बड़ी वजह एक तो ये थी कि बचपन से ही एक शौक़ था। और मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब VCR और कैसेट्स होते थे। जी बिल्कुल। तो मैं होऊंगा कोई 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो मेरे अब्बू वो इससे काफ़ी शौकीन थे, बिल्कुल से रेसलिंग के। तो कैसेट्स लाते थे और लगाते थे। अब हमने देखना शुरू किया, समझ तो आती नहीं थी, खैर उस वक्त बचपन था, लेकिन इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि आपको पता है कॉम्बैट स्पोर्ट कहीं भी आप करवा लो, एंटरटेनमेंट और दिखने में मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे। तो एज अ किड मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, काफ़ी पसंद आया, लेकिन वही था कि एक मोमेंट पे आके वो सारा शौक ख़त्म हो गया जब मैं स्कूल में, मतलब 8-9 मैट्रिक पे आ गया था। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्पोर्ट्स में सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिलता है, वो है क्रिकेट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सीन था। उसके बाद ये हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था, फिर बिजनेस अपना स्टार्ट किया, अपना काम कर रहा था। तो बीच में मुझे एक मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया नोमान सुलेमान से जी। अब मैंने बोला यार ऐसा वाकई में कुछ हो रहा है। तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया, मैं उसी शाम को निकला हूँ, मैं गया हूँ अकेडमी देखी, मैं रिंग देखा और मैं वो बचपन वापस मेरा अंदर वापस जाग गया। बिल्कुल, मैंने पहली दिन ट्रेनिंग की और लिटरली कभी इतना उछल कूद ना भागम दौड़ी की थी, तो उल्टियाँ भी आ गई। मैं समझा था काफी आसान होगा ये, लेकिन इतना आसान नहीं था ये। लेकिन नाजरीन तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब फेक होता है और वो जो है सब पूरा एक ड्रामा होता है। पर्दे के पीछे का स्ट्रगल बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है। वो जैसे कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दे को पता होता है। बिल्कुल वही बात है। तो जो रिंग के अंदर खड़ा है उसके ऊपर क्या बीत रही है उसको पता है। ऐसा ही है। आज भी वो बेसिक चीजें हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना रिफाइन हो जाए, क्योंकि एक क्लीनलीनेस होती है एक चीज़, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो। इनफैक्ट क्रिकेट में अगर आप सोच रहे हो वो बंदा ऐसे ऐसे उछलता क्यों है, उसका भी एक वजह है, उसके भी पीछे। उसको पूरे मैच में उसे उछलना नहीं है, उसको भागना भी है, शॉट भी मारना है, पावर स्ट्रोक्स भी लेने होते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत टफ होती है, तब जाके उनकी परफॉर्मेंस निकल के आती है।
सेम गोज फॉर रेसलिंग कि हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है, फिर भी लोगों को दिखाते हैं, वो बोलते हैं वो फेक है, तो हमें बुरा भी लगता है। बुरा लगता है जो बात क्योंकि वो है। बीत रही होती है। बल्कि मैं अपने एक दो प्रोग्राम के अंदर मैं ये नाजरीन से कह चुका हूँ कि हमारे नाजरीन जो ये समझते हो ना कि हाँ ये फेक गेम है, मैं तो खुद रिंग तक जो है वो अप्रोच की है और जाके मैचेस देखे हैं, और मैं अपने नाजरीन को भी इनवाइट करना चाहूँगा, दावत देना चाहूँगा कि वो भी आएँ और देखें कि व्हाट्स द रियलिटी, व्हाट्स द फेक, ताकि एक डिफरेंट पता चल सके कि हाँ ये क्रिकेट बाई चांस वाली बात नहीं है, ये एक गेम है जिसको रॉ का नाम दे दिया जाए, जिसको एक फाइट का नाम दे दिया जाए, और जो एक रियल फाइट से रिलेट करती है। गेम तो है, बट आई थिंक दिस इज़ अ डेंजरस गेम। Yes, obviously it is a quite dangerous game. बात सारी ये है कि सेफ्टी सिखाई जाती है। अब किसी भी फील्ड में आप कराटे की बात कर लें, अगर वो जुत्सु की बात कर लें, जी जो भी बिल्कुल। होता है, तो वो भी कॉम्बैट स्पोर्ट है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि लगती है चीज़ें टूटती है। मेरी 2 साल पहले लेफ्ट नी इंजरी हुई हुई और आज तक है, तो ठीक हो गई है मेरे हिसाब से, ठीक हो गई, लेकिन ये कि अब मैं थोड़ा उस पैर पे ख्याल करता हूँ, तो लगती है, बिल्कुल तो लगती ये है गेम ये। के दौरान हुई है इंजरी? जी जी, मैच के दौरान हुई है ये। लेकिन ये है कि एज बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे मैच पूरा करना था, तो मैंने मैच पूरा किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर मुझे उसने 9 महीने का रेस्ट दिया। मैं 9 महीने तक घर पे था, रेस्ट कर रहा था। उसके बाद वापस मैं रेसलिंग पे आ गया, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता उसे, तो मैं वापस आ गया रेसलिंग में, और काफ़ी अच्छा रहा। अभी तक का सफर तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो अभी कैसा होता है नी के ऊपर जो एक मैं सेफ्टीज पहन के, ब्रेसेस होते हैं वो पहनता हूँ, वो उसके पहन के बाद जी उसके बाद मैं रेसल करता हूँ। और बहुत कम ऐसी जगह होती हैं, स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे मैं अपने ये नी की यूज़ बहुत ही लो रखता हूँ। एक आध स्पॉट होता है जिसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ, वरना मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं तो करता। उसमें डॉक्टर्स या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या कहना है कि क्या आप ये खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? डॉक्टर्स ने शुरू में तो मना किया था, अभी मैंने वो पूरा जो एक स्केड्यूल होता है कि आपको इसकी स्ट्रेंथ वापस लानी है, इसकी वो क्या बोलते हैं उसको, इसके जो पूरे वेन्स है वो सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएं, तो वो पूरा मैंने इसके फिजियोथेरेपी, जी थेरेपी और मेडिकेशन दोनों एक साथ की थी मैंने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 9 महीने का जो रेस्ट था उसमें मैंने यही किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त है। फुटबॉल भी खेला है मैंने बीच में, क्रिकेट भी खेला है मैंने, सब कुछ कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे तकलीफ हो रही है या फिर चलने फिरने में तंग हो रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली बोलना ही था, जा भाई वापस जा, वापस तोड़ गया। चले, गुड, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा, मुझे बिल्कुल। ये बताइएगा फ़हीम भाई कि आप माशाल्लाह जिस तरह से रेसलिंग की फील्ड को आपने चूज़ किया, वो आपने बताया क्योंकि बचपन से एक शौक़ था, बिल्कुल वो ऐसा ही है। देखते देखते आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अवेल कर ली। उसमें क्या समझते हैं कि ट्रेनिंग जो होती है, कितने अरसे की ट्रेनिंग के बाद जो है आप इस काबिल होते हैं कि आप रिंग में उतर सकें? ये सवाल मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, अक्सर वो फेसबुक पे लड़के आते हैं ना, जो नए नए, जो उनको सीखना होता है, वो ये बोलते हैं क्वेश्चन डेफिनेटली नाजरीन के ज़हन में बिल्कुल उठेगा। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा हमारे सारे व्यूअर्स को कि आर्ट कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ रिफाइन होता रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 1 साल बोलता हूँ या 10 साल बोलता हूँ या 50 साल भी बोलता हूँ ना, वो Learning कम चलती है। रहेगी। लर्निंग आपकी आती रहेगी, क्योंकि डेवलप होती रहती हैं चीज़ें, नई नई सही। चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप आज से 80s की बात करें और उसकी रेसलिंग देखें, उस रेसलिंग में और आज की रेसलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चीज़ें डेवलप होती रही हैं, लेकिन आज अगर 80s वाला आके डायरेक्टली 2021 का अगर रेसलर के साथ रेसलिंग करेगा, तो वो कहीं ना कहीं लैग करेगा, क्योंकि चीज़ें डेवलप हुई हैं। बिल्कुल सही। चीज़ों के साथ आपने कीप अप रहना पड़ता है, और चीज़ें साथ साथ सीखनी पड़ती है, तब जाके आपको पता चलता है कि भाई कि आपकी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, और मज़ीद आप जो है ना, एक मैं वही बता रहा हूँ, एक दरिया है, बढ़ रहे हैं जी, एक दरिया है बिल्कुल जिसकी सही। गहराई का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल कह सही, सकता हूँ बस। बिल्कुल सही। लेकिन फ़हीम, जिस तरह से डेवलपमेंट आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है या आगे बढ़े हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रफ टफ थोड़ी सी होगी ये गेम, जो कि पहले नहीं होती थी? अगर शुरू की हम 80 के दौर की रेसलिंग देखें तो इतनी रफ टफ तो नहीं खेली जाती थी, चाहे वो WWE की बात करें या PWF की बात करें, क्योंकि PWF के भी कुछ मैचेस जो इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, उसके अंदर भी यानी कि बड़ी रफ गेम्स हुई हैं, जिसमें चेयर, लैडर्स वगैरह बाकी चीज़ें यूज़ की गई हैं। PWF में यानी कि नाजरीन जिन्होंने नहीं देखा या जिनको नहीं पता, मैं उनसे कहूँगा कि वो उन मैचेस को देखें, और अनकरीब हमारे चैनल्स के ऊपर भी ये ऑन एयर होने वाले हैं हमारे ये सारे मैचेस, जो कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी हैं। तो उसमें आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि उसमें चेयर्स भी यूज़ हुई हैं, उसमें लैडर्स भी यूज़ हुए हैं, उसमें सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, उसमें एक रफ टफ गेम हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो रफ टफ गेम जो हुई है, उससे
वो डेंजरस की तरफ नहीं चली गई मैं या बहुत पहले वाली गेम के निस्बत? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ, क्योंकि वही सारे मैचेस में मैं खुद था जी। तो मैं ज़्यादा बेहतर ही बता सकूंगा। देखिए, इन द एंड आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, इतना रेजिस्टेंट बना दिया जाता है कि आपको ये चीज़ें लगती तो हैं लेकिन इफेक्टिव इतनी नहीं होती कि मतलब आप 10 दिन तक घर बैठ जाओ। जैसे नॉर्मली एक बंदे के अगर हाथ में हम लोग कुछ लकड़ी मार दें तो ऑब्वियसली उसका दर्द होगा, वो नील पड़ जाएगा और 6-7 दिन तक वो बैठा रहेगा। नहीं, हमारी बॉडी इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, वही मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है हमारी, कि हम लोग की बॉडी इतनी एंड्योर कर सकती है कि हम लोग अगर आज मैच करते हैं इस तरह का, हमें लगती है इस तरह की, तो हम लोग अगले हफ्ते में वापस मैच कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि वापस अगले हफ्ते में फिर रेडी होते हैं? हाँ, हम रेडी होते हैं, बिल्कुल रेडी होते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जिससे आपकी बॉडी हील हो जाती है ऑब्वियसली। और हमारी बॉडी अभी जिस तरह मेंटेन की गई है, नोमी सुलेमान जो हमारे हेड कोच हैं और फहद और आरजे फैडी, ये हमारे कोच हैं, इन्होंने हमारी बॉडी को इस तरह बना दिया है कि हम लोग को ये चीज़ें हाँ महसूस हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्टिव नहीं है, लगती है लेकिन ठीक हो जाता है। फहीम, एक क्वेश्चन आता है नाजरीन की तरफ से, अक्सर जो है वो इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि जी इनको पेन नहीं होता शायद। नहीं, क्यों नहीं होता, बिल्कुल पेन होता है दोस्त, बहुत पेन होता है। लगती है तो इंसान है, पेन तो ऑब्वियस सी बात है होना ही। या कोई पेन किलर एडवांस में लगाए हुए होते हैं या ऐसा कुछ? ये एक उनके ज़हनों में एक सवाल बैठे हुए हैं, जो एक कॉन्सेप्ट एक बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा। जी प्लीज। मेडिकेशन बिफोर द मैच, आफ्टर द मैच, बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग इज प्रोहिबिटेड। हम लोग मेडिकेशन नहीं ले सकते क्योंकि किसका क्या साइड इफेक्ट। अब देखें, मेरा एक दोस्त था, उसकी भी ऐसी बातें थी कि भाई तुम तो इंजेक्शन हो, पता नहीं क्या क्या लगाते हो। बोला नहीं भाई, ना इंजेक्शन लगाते, ना पेन किलर खाते, ना कुछ खाते हैं। अगर हम लोग ये खा लेंगे, इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी और जितने भी लोग, हम जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल, कि अगर हम पेन किलर लेते हैं और ड्यूरिंग द मैच हमारी इंजरी होती है और हमें पेन नहीं होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ लगी हमें? सही बात है। और अगर हमें पता नहीं चलेगा तो वो इंजरी वर्स्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, वो बाद में स्प्रेड हो सकती है कि और फैल सकती है कि और मजीद जो है वो बड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये रिस्क, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस का सवाल है कि मुझसे पूछा लोगों ने, इससे पहले भी वो बता रहा हूँ मेरे दोस्त, तो हम लोग ये इसलिए प्रोहिबिटेड है कि हम लोग अगर मेडिकेशन या पेन किलर इंजेक्शन या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं और ड्यूरिंग द मैच, फॉर एग्जांपल मैंने पेन किलर इंजेक्शन लिया, मेरे हाथ पे ये हड्डी टूट गई, मुझे नहीं पता चलेगा, मैं तो कंटिन्यू होऊंगा ना, मैच जब तक एंड नहीं होगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं मैच करके आ जाऊंगा 2 घंटे 2.5 घंटे बाद, शावर लेके आराम से चिल करने बैठूंगा, फिर मेरा दर्द शुरू होगा, मुझे अगले दिन पता चला मेरी हड्डी टूटी हुई और बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं और आपकी मूवमेंट कंटिन्यूस है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो खैर प्रोहिबिटेड है हर स्पोर्ट्स में कि आप मेडिकेशन, इंजेक्शंस और ये सब चीज़ें, आपको साफ इनकार है इस चीज़ से। चलिए नाज़रीन, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ें आपके जहन में सवालात उठा रही थी और जो सवालात उठ रहे थे वो फ़हीम ने जो है वो क्लियर कर दिए, और होप सो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। फिर भी आपके जहन में अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो वंस अगेन इनकी तरफ से वही इनविटेशन है कि नाजरीन में से कोई भी आना चाहे आके हमारे मैचेस को रियल देखे, उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कि जी कब किस डेट को मैच हो रहा है, वो वहाँ पर रिंग के पास बैठ के देखें कि हाँ जी फेक है या रियल है, वाकई चोट लगती है कि नहीं लगती, तभी अंदाजा होगा कि जी मैच हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना करीब से देखेंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो बोलूँगा आप लोग आए, रिंग के अंदर भी आए, हमारे साथ थोड़ा सा कर सकते हैं, आपको मना नहीं है, तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि भाई ये फेक है और रियल है। क्योंकि मेरा हमेशा यही होता है, आप रिंग के अंदर आओ, एक स्टेप तो लो आप, फिर बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता। तो इसमें फ़हीम जिस तरह से यानी कि रेसलिंग है, रेसलिंग के अंदर एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि जी हैवी बॉडी होना चाहिए, लंबे लंबे कद होने चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादातर देखा जाता है या दिखाया जाता है। तो उस हवाले से आपके पास जो एडमिशन्स चल रहे हैं या बाकी आपके स्टूडेंट्स वगैरह जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, उस हवाले से जो है आप लोग क्या समझते हैं, इस तरह के भी एडमिशन या ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल आपकी इन्विटेशन होती हैं? लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम यहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले जो है हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिए फ़हीम के लिए ताकि वो बता सकें, और ब्रेक के बाद यहीं से हम वापस कंटिन्यू करेंगे कि एडमिशन्स के हवाले से और इनके एकेडमी में एडमिशन्स के हवाले से क्या क्या कोई शराय ज़वाबित होते हैं या क्या होता है। तो मिलते हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम फ़हीम के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के गए थे, हम वहीं से वापस स्टार्ट लेते हैं। एकेडमी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी फ़हीम, जैसा कि नाज़रीन के जहन में भी ये प्रोग्राम देखने के साथ साथ उनके जहन में क्वेश्चन डेफिनेटली अरेज हो रहे होंगे, तो क्या एडमिशन के लिए कुछ स्पेशल शराइत होती हैं या कोई भी एडमिशन ले सकता है, या उसमें जिस तरह से आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर सिलेक्शन होती है कि जी हाइट ये होनी चाहिए, चेस्ट ये होना चाहिए, बॉडी ये होनी चाहिए, तो इस तरह की कोई शराइत होती हैं आपकी या कोई भी आ सकता है? शरायत तो ऐसा कोई भी नहीं होती, क्योंकि ये एक शौक है, पैशन है, प्रोफेशन है, तो सब हर कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यह है कि बॉडी रेजिस्टेंट ज़रूर होनी चाहिए। वी प्रेफर यंग गाइस 15 to like 30 ईयर्स, उसके बीच में कोई भी आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। कोई हाइट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉडी वेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चेस्ट साइज़ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाइसेप साइज़ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी आगे ज्वाइन कर सकता है। और नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की बात करें और यहाँ के कराची के, बेसिकली हम लोग कराची में हैं तो कराची की बात करते हैं, यहाँ पे एवरेज हाइट इज़ 5'7", और नॉर्मल बॉडी शेप जो यहाँ पे चलता है वो लाइक मीडियम चलता है। मतलब हमारे यहाँ मोस्टली लड़के इतने चौड़े, इतने बड़े नहीं हैं, ह्यूज नहीं हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भरमार है इधर, आप बिल्कुल ज्वाइन करें, रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं हमारे पास। जैसे आपने देखा होगा हमारा हार्डकोर चैम्पियन AA जूनियर जो आए थे यहाँ पे, आपसे मुलाकात हुई जिनकी, उनकी हाइट कम है, उनका बॉडी वेट ऑब्वियसली कम है, उनकी बॉडी श्रिंक है और वो काफ़ी, लेकिन वो चैम्पियन है इस वक्त। तो यू नेवर नो कि आप कभी भी किसी भी हाइट और साइज़ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप, अगर बॉडी आपकी रेजिस्टेंट नहीं है और नहीं है ऐसा, आप आएँ, हम ट्रेन करेंगे आपको और आपकी बॉडी को हम उस तरह बना देंगे कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैच करके हरा देंगे उनको। बिल्कुल सही। तो ये एक है, इसमें कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपको पैशनेटली उसके अंदर इन करना पड़ेगा खुद को, और ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है जो करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं। ट्रेनिंग हार्ड एंड टफ है? ट्रेनिंग बहुत हार्ड एंड टफ है, मैं बहुत बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है रेसलिंग की, क्योंकि आपको बॉडी को इस तरह बनाना है कि वो चीज़ों से इफ़ेक्ट ना हो। हमें गिरना भी पड़ता है ऊपर से, हम लोग लाइक काफ़ी ऊंची ऊंची जगहों से, मतलब 6-6 फुट 10-10 फुट से भी गिरे हैं ज़मीन पे तो नहीं, खैर रिंग के अंदर। और रिंग में फॉर्म नहीं होता, मल्टी फॉर्म नहीं है वो, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल चोट नहीं लगती। हाँ, मिसकंसेप्शन नहीं भाई, मल्टी फॉर्म भी नहीं है और ईंट भी नहीं है, तो उन दोनों के बीच की चीज़ है। तो ऑब्वियसली बात है, लगती है उसमें भी है। तो हमारी बॉडी को ट्रेन इस तरह किया जाता है, और ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसलिंग हो, आर्मी हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, ट्रेनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बॉडी मसल मेमोरी में बैठ जाती हैं चीज़ें। तो मेरी तो ज़िंदगी में भी काफ़ी चीज़ें ये प्रैक्टिकली हुई हैं। जी, प्रैक्टिकली भी काफ़ी यूज़ हो जाती हैं चीज़ें, आपको पता नहीं होता, अनकॉन्शियसली हो जाती हैं। मेरा एक दोस्त था, हमारे एकेडमी में होता है, उसका एक किस्सा सुना मैं आपको। हम लोग ट्रेनिंग करते थे, शुरू की बात है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था और उसके थोड़ा टाइम बाद ही उसने ज्वाइन किया था। तो अब हमारी बॉडी इतनी अडॉप्ट कर लिया था उस ट्रेनिंग को कि हम लोग के जो नॉर्मल रूटीन में वो चीज़ें आ गई थी, हमें अंदाज़ा भी नहीं था इस चीज़ का। तो वो बता रहा था कि मैं बाइक चला रहा था और मैं बाइक से गिरा हूँ, तो उसको याद आया, तो वो दिमाग में बोलते हैं ना मिली सेकेंड क्लिक जो होता है, उसको याद आया कि रोल अप ले लेता है। बोलता है रोल अप की वजह से आज मैं बच गया, वरना मेरा पूरा मुंह छिल जाता। ट्रेनिंग का पार्ट था। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग का पार्ट था वो, और उसकी बॉडी ने इस तरह अडॉप्ट किया कि उसको एक डिजास्टर से बचा दिया। क्योंकि बाइक एक्सीडेंट इज लाइक, बच गए तो भी गए और गए तो गए। तो बोलता है बस वो एक हमारे रोल अप्स होते रहते हैं, क्योंकि वो बनाना पड़ता है, उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है वो भी। तो बोलता है वो रोल किया मैंने, वो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। रोल तो बच्चे पैदा होते ही थोड़े टाइम बाद करना शुरू करते हैं, रोलिंग हो रही होती है। जी, लेकिन वो मसल मेमोरी ऐसी जनरेट हुई थी, हमारी ऐसी अडॉप्शन हुई हुई है कि हम लोग प्रैक्टिकली अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हर जगह हमारी कहीं ना कहीं आ जाती है वो। तो बोलता है बस वो रोल अप ने बचा लिया मुझे। तो एक तरह से मतलब मैं बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ें नॉर्मल लाइफ में भी आपकी काफ़ी यूजफुल हो जाती हैं। तो फ़हीम, जिस तरह से आपने बताया कि नॉर्मल लाइफ में ये यूटिलाइज हो जाती हैं, और आप माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, तो भाभी ने इधर डंडा उठाया, उधर आपने रोल अप शुरू कर दिया और बच गए हो, ऐसा भी होता है? मैं नहीं बताऊंगा ये बात। दैट्स ग्रेट। यानी कि नॉर्मल लाइफ में कहीं ना कहीं नॉर्मल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। नॉर्मल लाइफ में काम इस तरह से आती है, अगर आपको फॉर एग्जांपल
बड़ा ही एक स्टैंडर्ड रूम होता है हर शख्स का अपना, एक पलंग है, कबर्ट है, ड्रेसिंग है और सब कुछ है। मेरे काम कहाँ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी भी थोड़ी स्ट्रांग है तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं खुद उठा के चीज़ें आगे पीछे खुद कर लेता हूँ, तो ये मेरी यहाँ पे काम आती है। या इससे नहीं बच पाता, लेकिन फिर भी मैं इसमें रोल अप कुछ नहीं चलता। इसमें रोल अप नहीं चलता इसमें जब अच्छा फ़हीम, अक्सर जो है मैचेस के अंदर जो है वो पकड़ के जो है पोल्स के साथ सर को हिट किया जाता है, या चेयर से जो है हिट किया जाता है, या लैडर से हिट किया जाता है। तो क्या वो जब हिट किया जाता है उसमें अक्सर ये होता है कि यार हम ये ऐसे ऐसे कैसे मारा, हमें मारने दें, हम मारेंगे तो इनका सर फट जाएगा। ये एक नाजरीन का जो अवाम का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है जी। ये जी मारा नहीं होता, ऐसे टच किया होता है। तो वो तो खैर वही चीज़ आगे के आके देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक रियलिटी के अंदर जब हिट किया जाता है, वो चोट जो है अगर एक आम आदमी को लगती है तो उसमें एक गोमड़ सा बन जाता है, या उसको सर वहां से फट जाता है, या ब्लीडिंग होती है। तो क्या इसका क्या वो, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा मैच था ड्रीम वर्ल्ड में हार्डकोर चैंपियनशिप के लिए जी। एक मैक्सिकन बंदा था लूसिफर, और हमारे ही रोस्टर का बंदा था डीमन, और हम तीनों में ट्रिपल थ्रेट हार्डकोर चैंपियनशिप मैच था, और उसमें सब कुछ जायज था। बिल्कुल सही। मतलब लिटरली आप गन रख दो, गन भी चला देंगे हम एक दूसरे पे, इस तरह का जायज था सब। उसमें हमने चेयर्स भी खाई हैं, उसमें हमने स्टिक्स भी मारी हैं, उसके अंदर हम लोग टेबल्स पे भी गिरे हैं, उसमें सब कुछ ऐसा जो पाकिस्तान में आपने कभी नहीं देखा होगा लाइव। और मेरे ख्याल में हजारों की तादाद का एक मजमा था बहुत जो वहाँ पर मौजूद था और वो लाइव देख रहा था। बहुत और बहुत बहुत ज़बरदस्त इवेंट था वो हमारा, माशाल्लाह सक्सेसफुल इवेंट था हमारा। तो उस बीच में मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी दे सकता हूँ कि वहाँ पे जितनी आवाम थी ना, उन लोगों ने तो मान लिया कि इनको लगती है। अब जो टीवी में देख रहे हैं उनको तो झूठी लगता है, ठीक है जी। तो पहली तो चीज़ ये होगी, आप आएंगे और देखेंगे तो आपको समझ आएगा। दूसरी चीज़, जब ड्यूरिंग द मैच हम लोग जब ये चीज़ें खा रहे होते हैं तो एक माइनर पॉज आ जाता है हम लोगों में, वो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन ये हम लोग एक्सपीरियंस करें तो पता चल जाता है। क्या कहते हैं कि चोट लगी और वो गर्म चोट थी तो इसलिए पता नहीं चला, और जब वो ठंडी होती है तो फिर पेन का एहसास होता है। आई एम राइट फॉर दैट? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, एक ये भी फैक्टर है। एक मोमेंट था मैच के बीच में जिस पे मैंने 10 फुट से मेरे को गिराया था, और डीमन ने 20 फुट के ऊपर से छलांग मारी थी मुझ पे। वो ऐसा था जब मैं गिरा, अच्छा मैं हाइट से थोड़ा सा डरता हूँ, मेरे को एक्रोफोबिया, हाइट फोबिया थोड़ा तो नहीं जी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं थोड़ी सी भी हाइट पे मैं इधर भी चढ़ जाऊंगा, मैं नीचे देख नहीं सकता, मेरा काफी मसला है। तो रिंग के ऊपर जब थर्ड ड्रॉप पे चढ़ते हैं आप वहां से छलांग मारते हैं? मैं बंदा देखता हूँ, मैं नीचे नहीं देखता, होशियारी करता हूँ मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये था, मैंने उसको बोला देख मैं देखूंगा, मैं गिर नहीं सकूंगा भाई, मैं थोड़ा सा डरता हूँ इस चीज़ से। मैंने फेस किया था और मैं यूं ही गया था। तो उस मोमेंट पे जब मैं गिरा हूँ, अच्छा आपको लग रहा होगा नीचे गद्दे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ भी कंसेप्ट में कुछ भी आपको लगता हो। मैं गिरा हूँ ना, मेरी थोड़ी देर के लिए सांस रुक गई थी। मैं लिटरली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। और अगला मोमेंट मुझे दिमाग में तो पता है कि ये आएगा मेरे ऊपर जी, ये चढ़ गया है ऊपर, क्योंकि आप गिर चुके हैं। हाँ, आप दूसरे ने ऊपर और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं हट सकूं, मैं हिल भी सकूं, मेरी हालत इस लेवल पे थी। बहरहाल उस बंदे ने जंप मारी, उसके बाद उसका भी वही हाल था जो मेरा हाल था। हम दोनों तकरीबन 1-1.5 मिनट तक तो लेटे रहे वहाँ पे। तो फिर जो पीछे हमारे जो क्रू के लोग थे, जो बॉयज़ थे, वो सारे आए, पानी पिलाया हम लोग को। फिर उसको पानी पिलाया तो वो तो जल्दी रिकवर हो गया, क्योंकि मैं एक के बाद एक और ले चुका हूँ, तो मेरी तो हालत हो गई थी। बिल्कुल सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको बताया ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, तो हम लोग अगर वहीं छोड़ देंगे चीज़ तो ख़त्म हो जाएंगी। उठाऊँ मैं वापस रिंग में आया और मैच हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद भी हमने टेबल्स खाई हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने चेयर्स खाई हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या किया। तो ये चीज़ें लगती हैं, और उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट वो आपको क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि हम बैक स्टेज होते हैं जी। मेरे यहाँ पे 6 निशान थे लकड़ियों के, जो स्टिक्स के, सही है। मेरे यहाँ पे हल्का सा कट था, आई सी। मेरे यहाँ से हल्का सा फट गया था क्योंकि ट्रैश कैन मारा था जी, और वो ट्रैश कैन का जो ऊपर का लेड होता है ना जी, वो लेड मारा था यहाँ पे, और यहाँ पे हल्का सा कट, आज भी निशान है। मैं अगर आप कभी भी आए मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैं बिल्कुल आई एम ओपन विद इट। तो वो भी यहाँ कट आ गया था, वो काफ़ी डीप कट था, तो वो ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन ये था कि यूँ रख के हम लोग साफ कर लेते कि खून ना दिखे, क्योंकि वो आवाम ऐसी है, जो हम पाकिस्तान की आवाम है, तो हम इतना वॉयलेंस प्रमोट नहीं करते, ना करना चाहते हैं। इट्स एंटरटेनमेंट, टेक इट एज एंटरटेनमेंट और एंजॉय करें जो हम करते हैं, और हमें भी खुशी होती है आप लोग एंजॉय करते हैं, तो आप लोग आते हैं, देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। गुड।
फ़हीम, जिस तरह से कि आपने बताया कि इस तरह से वो ट्रेनिंग का पार्ट भी है, ट्रेनिंग भी हो रही होती है, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, आप लास्ट जो कोई चैम्पियनशिप जो आपके पास रही हो? मैं जो लास्ट, मैं सबसे पहले तो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता दूं, मैं सबसे पहला बंदा हूं जिसने पाकिस्तान में हिस्ट्री बनाई है, और अब हिस्ट्री के मैं अच्छी साइड पे था और बना दी, अब तो मैंने, अब वो चेंज भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में सबसे पहला रॉयल रंबल मैं जीता हूँ 30 बंदों का, जिसके अंदर इंटरनेशनल सुपरस्टार्स भी थे और नेशनल सुपरस्टार्स भी थे। तो और सबसे पहला हार्डकोर चैंपियन ही मैं था पाकिस्तान का, तो हिस्ट्री मैं बना चुका हूँ। उसके बाद मल्टीपल रेन आई है मेरी हार्डकोर चैंपियनशिप की। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं PWB हैवीवेट चैंपियन भी था, और वो भी अच्छी रेन थी, छोटी सी थी लेकिन अच्छी थी। कुछ नहीं ले सका, आगे ले जा सका मैं उसको। कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, तो वो आगे ले जा नहीं सका। उसके बाद अभी तो मेरे पास कोई चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, मेरे पास हिस्ट्री है जो मैंने बनाई हिस्ट्री है जो हमेशा रहेगी। व्हाट्स द प्लान फॉर द नेक्स्ट चैंपियनशिप, फॉर द नेक्स्ट एनी मैच, जो आप समझते हो कि वो अब आपका आइडियल होगा, अब आपने ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए? अभी इस वक्त वैसे होप्स तो मेरी बहुत हाई हैं इस वक्त, सच बताऊं तो। Good. क्योंकि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी चीज़ें रुक गई थी हमारी जी। और कुछ 3 साल हो गए हैं कि हम रॉयल रंबल हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली। तो मेरा प्लान इस वक्त जो है वो ये है कि मैं वापस रॉयल रंबल जीतूं, देन गो फॉर द हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। माशाल्लाह, गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। रॉयल रंबल तो डेफिनेटली एक अलग ही एक स्पेशल मैच हो जाएगा, ठीक है, 30 प्लेयर्स बिटवीन द एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल। उसके अलावा जिस तरह से आपके 1-to-1 या दूसरे जो मैचेस होते हैं, उसमें कोई प्लान है आपका कि हाँ जी मैंने स्पेशल कोई मैच इससे जीतना है, या मेरा जो है नेक्स्ट टारगेट जो है ये वाला प्लेयर है? ऐसा सच नहीं। अच्छा, ये मैं बताऊंगा नहीं आपको। अच्छा, ये राज है? ये राज है। काफ़ी लोगों का मैं टारगेट हूँ, लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों का आप टारगेट है, ये मैं देख चुका हूँ। काफ़ी लोगों को मैं टारगेट हूँ, तो उसकी खुशी मुझे है, क्योंकि आपको अटेंशन मिल रही है, आप इम्पोर्टेंट बंदे हो इसलिए, तो उसकी मुझे खुशी है। लेकिन मैं किसको इस वक्त टारगेट बना के चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बता दूंगा और आप लोगों ने अगर ये ऑन ईयर कर दिया, तो वो बंदा तो समझ रहे हैं ना, वो अलर्ट हो जाएगा। लेट्स बी लाइक स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बिल्ड करते हैं इस चीज़ को, और फिर जब आएगी वो चीज़ तो आप ज़रूर देखिएगा कि वो बिल्कुल किस लेवल पे जाता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबा के बैठा हूँ जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलें, गुड, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, ये बताइएगा फ़हीम कि जिस तरह से अभी कोविड को फेस करना पड़ रहा है और करना पड़ा, और उसमें एकेडमी भी जो है वो बंद हो जाती है बीच बीच में, एकेडमी कभी चलती है कभी रुक जाती है, उसमें ट्रेनिंग भी स्टॉप हो जाती है, तो क्या ऐसा नहीं होता कि आप लोगों की बॉडी वापस रिड्यूस हो जाती हो, वापस उस कंडीशन में फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है, ये क्या होता है? ऐसा होता है और ऐसा हुआ है अभी हमारे साथ रिसेंटली। जब कोविड लगा था 2020 मार्च में, हमारा लग गया था कोविड और सब कुछ शट डाउन हो गया था कि आप लोग घर से ना निकले, सिर्फ बेकरी और दूध की दुकानें खुली होंगी, मुर्गी वाले होंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। लाइक एज द कर्फ्यू कंडीशन? यस, कर्फ्यू ही था वो, मतलब आप नीचे उतर नहीं सकते। इनफैक्ट मुझे किसी चीज़ के नीचे जाना पड़ता, मुझे देखना पड़ता था कि इधर पुलिस या इधर आर्मी नहीं खड़ी हो कि मुझे मारे ना वो, कि वो अब नहीं, वो नहीं मानेंगे कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ। डेफिनेटली एसओपी को भी फॉलो करना ऑब्वियसली। तो हाँ, उसमें हम लोग जो हमने ट्रेनिंग की थी वो हमारी रिड्यूस होके पीछे आ गए, हम लोग वापस अपने बिगिनिंग स्पॉट पे आ गए। लेकिन अब जिस बंदे ने किया हुआ है, जो बंदा सालों से कर रहा है, उसको इतना टाइम नहीं लगेगा वापस सब चीज़ें रीन करने में। गुड वन। तो हम लोग गए हैं, हम लोगों ने मैक्स 1 वीक, हम लोग को काफ़ी स्ट्रगल, वापस से वही स्ट्रगल जो हमारा बिगिनर स्ट्रगल था वो वापस स्ट्रगल हुआ है, हम लोगों ने किया। फिर 1 महीना गुजरा और हम लोग वी आर बैक ऑन आवर ट्रैक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमारी ट्रेनिंग होती है, अल्लाह बहुत ख़तरनाक होती है, तो हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, बॉडी रेडी है उन चीज़ों के लिए, एक मसल मेमोरी बन चुकी है, तो हम लोग को इतना टाइम नहीं लगा वापस। अगर कोई रेस्ट टाइम आ जाता है तो रिकवर जल्दी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता रहा था, 9 महीने मैं जब रेस्ट पे था और 9 महीने बाद मैं आया हूँ, तो मुझे मुश्किल से 6 दिन लगे थे कंटिन्यूस ट्रेनिंग के, जिसमें मैंने बहुत रिकवरी की है जी। 6 दिन के अंदर बहुत ही टफ ट्रेनिंग की थी मैंने, और 6 दिन के अंदर मैं वापस रिंग में था 9 महीने का गैप के बाद, और बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्त मैचेस भी कर लिए और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी कर ली, और मीनवाइल रॉयल रंबल भी उसी वक्त ही जीता था मैं। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, ऐसा ही था। तो अभी कोई आने वाले ऐसे
इवेंट्स जो कि आपके नॉलेज में हों या आप शेयर करना चाहें नाजरीन से कि ऐसे कोई स्पेशल इवेंट्स आने हैं जिसका नाजरीन भी हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो? हैं इवेंट्स बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट्स हैं, ऐसे जैसे कि आप टीवी में देखते हैं और आपने WWE के बड़े बड़े इवेंट्स देखे हैं आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने WWC किया था, हमारा सक्सेसफुल इवेंट था। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ये चीज़ एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एज बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, कि हम लोगों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट अचीव की है जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि यार तो है ही नहीं, और अगर आप कर रहे हो और आप इस लेवल पे कर रहे हो और अप्रिसिएशन आपको बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि WWE से आए हैं वो अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली हम लोग एक एंट्रेंस मॉक करते हैं हमेशा। जब हमारा इवेंट होता है, इवेंट से एक दिन पहले हम लोग रात को क्या करते हैं, एंट्रेंस अपनी फिक्स करते हैं कि हम लोग की टाइमिंग ये होगी, हम लोग इस पॉइंट पे ये करेंगे और ये यहाँ पे ब्लास्ट होगा, यहाँ पे फायरवर्क्स होंगे। तो ये हम लोग एक मॉक करते हैं, इसको रिहर्सल कह सकते हैं हम, कि अपनी एंट्रेंस बंदा खुद अपना डिजाइन करे कि भाई उसने कहाँ अच्छा लगना है। इन दी एंड आपने कैमरे में अच्छा लगना है, कैमरे के स्पॉट अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो राइनो जो कि WWE सुपरस्टार हैं वो आए हुए थे, अल्बर्टो डेल रियो आए हुए थे। तो ये लोग आप में कन्वर्सेशन कर रहे थे और हम भी खड़े हुए बात ही कर रहे थे उन लोगों से। तो वो कह रहा है द होल स्टेज, द होल स्टफ रिमाइंड्स मी ऑफ रेसलमेनिया 16 एंड इट लुक्स सो अमेजिंग। उसने हमारे उस पूरी चीज़ को रेसलमेनिया 18 से कंपेयर कर दिया। रेसलमेनिया 18 वाज, और उसने ये एक बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था एक इतने बड़े सुपरस्टार से जो कि हमें वहाँ मिला, और मुझे बड़ी खुशी थी कि यार चलो we pulled it off, उनके लेवल को हम मैच कर दिया, उनको बराबर मैच कर लिया, बिल्कुल, लेकिन मैच कर लिया बिल्कुल, हम लोग सेटिस्फाई हो गए ऑब्वियसली। बिल्कुल, वो बहुत जबरदस्त चीज थी। और जब ऐसी चीज इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, इतने पुराने, इतने वेटरन सुपरस्टार अगर बोलते हैं हमारे वर्ल्ड लेवल के रेसलर जो है वो अगर ये कमेंट्स दे रहे हैं तो वो एक प्राउड है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी बातें हम लोग अभी सामने नहीं लाए थे, अचानक से मेरे याद आई मुझे, तो मैं बता दूं ये वैसे ऐसी बातें शेयर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज थी जो कि काफी हिट की थी। और अगर आप ऐसे मतलब मेरी पोजीशन पे हो गए तो बोलते हैं ना कि आपका ना थोड़ा सा जज्बा और बढ़ जाता है, खून भी बढ़ जाता है ऑब्वियसली। जी फ़हीम, जहाँ ये हमारा अपना खून बढ़ता है पाकिस्तान के नाम से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके लिए बाकी हैं, टाइम सो शॉर्ट, लेकिन एक ब्रेक भी हमें लेना है। ब्रेक के बाद हम वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा इनसे बहुत सारी चीज़ें फ़हीम से हमें जाननी है, हम जाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था फ़हीम से, और वहीं से जो है हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपना। फ़हीम, जिस तरह से एक पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करना और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, हमने WWE के अंदर भी बहुत सारे रेसलर्स ऐसे देखे हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेट करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान का फ्लैग लहराते हुए मैंने खुद देखा है। तो उसमें डेफिनेटली जब किसी पाकिस्तानी को हम देखते हैं एक इंटरनेशनल लेवल के स्टेज के ऊपर, तो अपना एक जज्बा, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब आपने अपने मैचेस इंटरनेशनल लेवल पे खेले और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेले और उनको जीता और विन किया, वो जज्बा हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या था, आपकी कंडीशन क्या थी? उस वक्त काफ़ी कंफ्यूजिंग था, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या हो क्या रहा है। ये मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं छोटा था और बचपन में हर बच्चे को एक चीज़ से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। मैं रेसलिंग देखता मुझे इंस्पायर होता था उससे, तो वो चीज़ें ख्वाब में आती थी आपके। तो मेरे ख्वाब हो गया था बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, लिटरली इट्स लेजिट। मेरे को ख्वाब आता है कि मैं रॉयल रंबल जीत रहा हूँ, और वो मैंने उठ के यही बोला था कि यहाँ पे तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता था, बोल रहे ना यू नेवर नो, तुम कल का आपको कुछ नहीं पता, और अच्छा है कि नहीं पता, क्योंकि सरप्राइज और शॉक्स बहुत अच्छे होते हैं। सही बात है। तो जब मैं रॉयल रंबल जीता, पहली चीज तो मैं रो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये मेरे साथ। मैं जीत भी गया, अच्छा 30 बंदे हार गए। उस वक्त एक और अंदर से फीलिंग आई, थोड़े से वो शैतानी फीलिंग में आए, प्राउड भाई तू अकेला जीत। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी डाउन टू अर्थ और बड़ी ग्राउंडेड बंदा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरे दोस्त आए, गले लगाने लगे, फैमिली के पास गया। उसके बाद जहाँ भी मैं गया हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये कही कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र था कि मतलब सबसे बहुत बड़ी बात है कि अगर आप पाकिस्तान में
एंटिटी लेके चल रहे हो, एक आपकी एक अलग एंटिटी बन गई है कि एक बंदा है जो रॉयल रंबल जीता है और एक ही बंदा है जो पाकिस्तान में रॉयल रंबल जीता है जी पूरे पाकिस्तान में। मतलब हम लोग पता नहीं कितने करोड़, अच्छे खासा करोड़ों की आवाम में एक ही बंदा है। तो वो चीज़ थी। दूसरा, पाकिस्तान का नाम इस लेवल तक चला गया, हम लोगों को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है। हमें यूएस की मल्टीपल कंपनीज ने कांटेक्ट किया कि आपका इवेंट बहुत अच्छा था, हम लोगों ने देखा है, हमें बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में रेसलिंग आ रही है। उसके बाद इंटरनेशनल सुपरस्टार्स का आना जाना पाकिस्तान से, ये वो लोग हैं, मैं आपको सच बताऊं, आप सोच भी नहीं सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे कि अल्बर्टो डेल रियो, राइनो, जेटीजी और मल्टीपल सुपरस्टार्स पाकिस्तान में, कराची में, यहाँ के नेशनल सुपरस्टार के साथ रेसलिंग करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते। आप 5 साल पीछे चले जाओ, आपके दिमाग और जहन और गुमान में नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। सही बात है, लेकिन क्योंकि उसमें वसाइल भी हैं, जो उसमें हालात भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें पाकिस्तान का एक नाम भी है, वो सारी चीजें सामने हैं कि वो एक सुपर पावर कंट्री से आते हैं। हाँ। और वो एक छोटे से कंट्री के अंदर उनके लिहाज से, लेकिन शायद उनके नॉलेज में ये भी नहीं होगा कि यहाँ पर उनके भी सुपरस्टार पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बड़ी अच्छी चीज थी जो मुझे काफ़ी, देखें, सब चीज़ें मिलती हैं और एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, वो वाला हिसाब किताब है। ये तो चीज़ें सब अच्छी थी, लेकिन एक मिसकंसेप्शन था, जो सुपरस्टार बाहर से आते हैं वो पाकिस्तान को टेररिस्ट और इस तरह की बात करते हैं, जो कि एक बिल्कुल हवा है सारी, मतलब ये सारी रूमर्स हैं। जब वो आए पाकिस्तान में, लिटरली आपको बताऊं, आप सैमी गुवारा का व्लॉग देख लो, आपको अगर नहीं समझ आ रहा, आप सैमी गुवारा इज एन AEW सुपरस्टार, उसका आप व्लॉग देखो। वो पाकिस्तान से कराची घूमा है वो, और उसने बोला दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट सिटी आई हैव एवर सीन, माशाल्लाह उसने ये बोला। तो इससे पाकिस्तान का नाम काफ़ी फैल रहा है और वो बहुत अच्छी फॉलोइंग वाला बंदा है। उसके बाद अल्बर्टो डेल रियो का आपको एक छोटा सा क्लिप मिल जाएगा इंटरनेट पे, राइनो का मिल जाएगा, JTG का मिल जाएगा, और जितने सुपरस्टार सबका आ गया था। और सब लोगों ने एक पाकिस्तान को, वो एक रूमर जो चल रहे थे, एक जहन में बात होती ना, जैसे कि कुछ एरियाज हैं जहाँ बोलते हैं यहाँ पे भाई बड़े जंग फसाद हैं और ये सब, जब तक आप जाओगे ना वो पता कैसे चलेगा, अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। उनको हम लोगों ने बुलाया, उनको कराची घुमाया, हमने उनको खाना, यहाँ के कबाब और फ्राई कबाब खिलाए वहीद के, और ऊँट की सवारी करवाई। तो ये सब कुछ करवाया हम लोगों ने, उनको सिर्फ दिखाया। अभी तो बहुत कम टाइम था, तो उसमें जितना कर सके उतना किया। अगर ज़्यादा टाइम होता तो ऑब्वियसली हम उनको शादियों में भी लेके जाते अपनी। जी, बिल्कुल, वो कल्चर भी देखते हैं और वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों से। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स पाकिस्तान के लिए आ रहा था, और नूमी सुलेमान डिड अ रियली गुड जॉब। सही है। उसके साथ साथ जो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है हमारे साथ, जो कोलैब में काम करता है, दे डिड अ रियली गुड जॉब, और इससे हमारे मुल्क की एक वर्ल्ड रिकग्निशन हो रही है इन स्पोर्ट्स प्रोफेशनल रेसलिंग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा ही होता रहे और चलता रहे इंशाल्लाह। उसमें जिस तरह से रॉयल रंबल आप जीते, रॉयल रंबल्स में आपने अपनी फीलिंग्स बताई कि आपकी फीलिंग्स ये हो गई थी कि आंखें जो हैं वो अशकबार हो गई, आपने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी क्योंकि आप पाकिस्तान का नाम लेके, और एक पाकिस्तानी रेसलर जो है वो रॉयल रंबल जीता, और वो भी 30 प्लेयर्स के मैच के साथ, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल थे। उन्होंने, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे आपके साथ रेसलर्स थे, उन्होंने क्या कमेंट्स पास किए? पहले तो about me after winning the match, they really appreciated me. They said one of the best guy in PWFP, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, वार्म हग्स थे, और वो मतलब you did really well। और इतने बड़े बड़े लोग आके आपको जब अप्रिशिएट करते हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि not being proud, but Rhino never won the Royal Rumble in his entire life. Definitely. सही है। I won the Royal Rumble, तो there is like a barrier कि हाँ खैर, लेकिन he did appreciated me for my performance, for my everything what I'm doing in the ring. तो it was really good, the feeling was really high, and एक excitement आपके अंदर भर जाती है और अच्छा करने की। और इस वक्त आई एम सो मोटिवेटेड कि मैं अभी बहुत अच्छा करने वाला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अचीव करनी है। कोई और पहले ना करे, पहले मैं ही करूँ तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। इंशाल्लाह। तो हिस्ट्री बनाने का दोबारा शौक है मुझे, और इंशाल्लाह मैं दोबारा बनाऊंगा। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बुक में, रेसलिंग के पेज पे, रॉयल रंबल पे मेरा ही नाम होगा, और आगे भी हिस्ट्री मैं ही बनाऊंगा इंशाल्लाह।
अच्छा, अभी जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत हैं जो कि नाजरीन के जहन में भी हैं ऐसा और ही है। हम भी लेके बैठे हुए ऐसा ही हैं, है। लेकिन टाइम चूंकि बहुत शॉर्ट है, मुझे तो यही लगता है कि शायद हमें फिर नेक्स्ट कोई एक एपिसोड और करना पड़े इसी ज़रूर, हवाले से। ज़रूर, ज़रूर। इसमें फ़हीम, आप जो है थोड़ा सा एट द एंड जो पब्लिक को मैसेज देना चाहें वो आप ज़रा थोड़ा सा दे दें कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे रेसलिंग के हवाले से, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं वो अगर क्लियर कर सकें। अच्छा, अब मैं काफ़ी देर से अरबाब फ़हीम था, अब मैं थोड़ा सा पांडा बन के आपको दिखाऊंगा, डेफिनेटली। क्योंकि अब मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ। जी। अगर कुछ करना हो तो घर से निकलने की हिम्मत रखो। घर पे बैठे बैठे फेक बोलना और लेट के मोबाइल स्क्रॉल करते हुए कुछ नहीं होता। हिम्मत है तो रिंग में आओ और लड़ो, और अपने मुल्क का, अपने घर का और अपने सब दोस्तों का नाम रोशन करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आओगे रेसलिंग कर लोगे, इतना आसान नहीं है ये जितना आपको दिखता है, कुछ फेक नहीं है। अगर हिम्मत है तो आएँ, PWFP की एकेडमी ज्वाइन करें और फेस करें दी वेरी बेस्ट इन द बिजनेस। दैट्स ग्रेट। लास्ट में हमारे चैनल के लिए कोई कमेंट्स? वीनस टीवी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मैं चैनल्स पे जाता हूँ और मुझे मौका मिलता हूँ कि मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ वीनस के बारे में, ज़फ़र साहब के बारे में। सही है, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ। और मुझे अच्छा क्यों लगता है ज़्यादा कि मैं प्रोफेशनली मैं भी इंटरव्यूअर था, पहले मैं भी इंटरव्यू लेता था, तो दिस साइड ऑफ द टेबल इज़ रियली गुड। तो ज़फ़र साहब, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब, वीनस टीवी परफेक्ट। और आप लोग स्पोर्ट्स को बिसाइड्स क्रिकेट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है ये हम सब के लिए। और आपको रह के पता चल रहा है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, PSL, IPL, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हो रही हैं आपके ही इलाके में, आपके ही मुल्क में, आपके ही शहर में, एक एरिया में। आपको नहीं पता होता कि इस गली के एंड पे क्या हो रहा है। तो वीनस टीवी हम सबको प्रमोट कर रहा है इस तरह, और आपको बता रहा है कि देयर आर मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ टू जॉइन इन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, जैसा कि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है और हम इंशाल्लाह अपने वादे के मुताबिक दोबारा फिर हाजिर होंगे इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।